हम लोग सबसे पहले तो सिलेबस देखते हैं। बहुत ज़्यादा हम सिलेबस पे फोकस नहीं होंगे क्योंकि सिलेबस ऐसे पढ़ लेने से सिलेबस आपको समझ में थोड़ी ना आएगा कि क्या है। बेसिकली आप ये जानिए, बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आपको 4 सेक्शन करने हैं। ये तो सब जानते हैं, 4 सेक्शन है और 4 सेक्शन से 5 क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5 सॉरी 4 क्वेश्चन करने हैं और एक ऑब्जेक्टिव, है ना? 4 सेक्शन से 4 क्वेश्चन, 1, 2, 3 और 4 ये सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, ये तो सब जानते हैं। मतलब आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं 40-40 मार्क्स के और 40 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव करना है, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 4 सेक्शन क्या-क्या है? सबसे पहला तो है बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमी। हम जो आपको नोट्स देंगे वो मतलब 4-5 बुक्स का निचोड़ है क्योंकि हम अपने लिए जो बनाए थे वही हम आपको देंगे। ठीक है? और कोई थोड़ा-सा अपडेट होने के लिए मतलब नेट या कोई मैगज़ीन वगैरह का हेल्प लिए हैं, लेकिन बाकी सब कुछ आपका एकदम अपडेटेड है और सब कुछ एकदम मौलिक है और आप इसको जब पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र के आधारभूत जो संकल्पनाएँ हैं, विशेषताएँ हैं, इसको पढ़ना है। जैसे इसमें नेशनल इनकम पढ़ना है, फिर आपको बजट पढ़ना है, एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी पढ़ना है, ये सब बहुत सारे बेसिक चीज़ पढ़ने हैं। हम उसको नहीं बताने जा रहे क्योंकि सिलेबस बोल के क्या फ़ायदा, वो तो आपके पास है। बी सेक्शन, ए सेक्शन, ये बी सेक्शन। बी सेक्शन में आपको जो है वो आपको पढ़ने हैं बी सेक्शन में, लिखने की भी जरूरत नहीं है, सबके पास है। ठीक है, बी में आपको पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल इश्यूज एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। 3 चीज है बी में। एक तो है समावेशी विकास, एक सेक्शन उसी में। दूसरा है इकोनॉमिक इश्यूज, आर्थिक मुद्दे जो है इसमें बहुत सारे मुद्दे पढ़ने। और तीसरा जो है, तीसरा सेक्शन बी का ही तीसरा पार्ट है इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, भारतीय, है ना, भारत के मतलब आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के विकास का जो स्ट्रैटेजी है, विकास के जो आप कह सकते हैं तरीके या योजना आप कह सकते हैं, योजनाएं, ये है। सी सेक्शन में आपका है, सी सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। सी सेक्शन ऐसा, बाकी देखिए बाकी जो ऊपर ए और बी है उसको आपको बुक्स भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। सी सेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि इसके बुक्स प्रॉपर वे में अवेलेबल नहीं है। आपको फिर इसके लिए मैगजीन्स, बहुत सारे सोर्सेज का यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारे सोर्स जब आप यूज कीजिएगा तभी इसका कंप्लीट नोट्स बनेगा। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, है ना, और उनका देखिए इस ये पूरा एक बड़ा सेक्शन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर साल इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आएंगे। हर पीसीएस एग्जाम में इसमें एक कंप्लीट आपको इसमें इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स पढ़ना है और उसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। सोचिए इसमें केवल अकेले ये पढ़ना है, आर्थिक सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव। पूरा सेक्शन जो है आपका उसी पे है। मतलब आर्थिक सुधार जब हमारे देश में आया 1991 में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, वो पूरा इस सेक्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से लिखेंगे। और डी है झारखंड इकोनॉमी, सी और डी हो गया झारखंड इकोनॉमी।
झारखंड इकोनॉमी मतलब झारखंड की अर्थव्यवस्था। तो ये इतना सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपके पास सिलेबस है। सिलेबस को हम एक एक लाइन पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बेसिक चीज समझ गए। हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे, उसी को पहले पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मार्क्स आपके उठेंगे। और हमको लगता है कि आपके पास, क्योंकि हम भी मार्केट में देखे हैं, हम भी मटेरियल्स देखे हैं प्रिपरेशन के दौरान, चाहे अभी भी सेक्शन सी में बहुत लैकिंग है ना। ए बी तो बहुत मटेरियल है, सेक्शन ए सेक्शन बी से रिलेटेड बहुत मटेरियल, इनकम टैक्स आप देख लीजिए, या इंडेक्स हो गया इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के, HDI, उसके और भी जो पढ़ने हैं आपको सबके लिए बहुत तो नोट्स मिलेंगे। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, ये सब बहुत मिलेगा। लेकिन सेक्शन सी के बहुत ही कम सोर्सेज हैं, इसलिए हम लोग इसी को शुरू करेंगे। सेक्शन सी में हम सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं। सिलेबस और डिटेल बताने की जरूरत है, बताइए आप सेक्शन सी एक बार देखिए, सबके पास होगा। सेक्शन सी में हम लोग को सबसे पहला पढ़ना है न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। नई आर्थिक नीति के तहत जो सुधार, आर्थिक सुधार जो हुई, न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म 1991 में। और इसमें तीन चीज आया, ग्लोबलाइजेशन है ना, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। सेकेंड सेक्शन क्या है, वित्तीय व बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। फिनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, फिनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स मतलब बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। और तीसरा जो है, अलग से हमको वैश्वीकरण पढ़ना है, पूरा ग्लोबलाइजेशन टोटल डेप्थ में। इससे एक क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन पिछले बार ग्लोबलाइजेशन से आ चुका है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। ये मतलब चार तरह के रिफॉर्म्स हमसे पढ़ने हैं। एक तो पूरा पढ़ना है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आया था, नई आर्थिक नीति। दूसरा, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार हुआ, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, और एग्रीकल्चर रिफॉर्म, कृषि क्षेत्र में क्या सुधार हुआ नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद, आफ्टर न्यू इकोनॉमी, आफ्टर इम्प्लीमेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हम लोग चारों सेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि हमको लग रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा, श्योर है ये आएगा, ठीक है। तो ये जब आएगा तो हम इसको अच्छे से करते हैं, समझ गए, इसको हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इस बार ध्यान देंगे, ये भी नहीं आएगा, नई आर्थिक नीति नहीं आएगा आपको। जो आएगा वो आएगा बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र में सुधार और कृषि क्षेत्र में सुधार। तो चूंकि बहुत लोग मेंस लिख रहे हैं तो उनको पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाएंगे सब, लेकिन हम जो पहले मेरा गेस है वो हम पढ़ा दे रहे हैं। सबको पढ़ना तो सबको है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वित्तीय व बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, फिनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, इसको पढ़ेंगे हम लोग, समझ गए। अब यहां पर हिंदी में लिखिए वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। सबसे पहला चीज तो हम वित्तीय क्षेत्र क्या है, मीनिंग उसका जानेंगे, तब ना हम जानेंगे क्या सुधार है। वित्तीय क्षेत्र, फिनेंशियल सेक्टर। फिनेंशियल सेक्टर का मतलब होता है ये हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक बेस है, ये हमारे अर्थव्यवस्था का आधार है,
ये क्या करती है कि मतलब ये जो है लोगों को, सिंपल वे में बोलिए, लोगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है, सिंपल लैंग्वेज में। मतलब दिस प्रोवाइड्स फिनेंशियल सपोर्ट्स या फिनेंशियल सर्विसेज टू पीपल। और पीपल में कौन हो सकते हैं? पीपल में आम पब्लिक भी हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई रिटेल मार्केट में मान लीजिए खरीद बिक्री कर रहा है, बिक्री की काम कर रहा है, थोक बाजार में खरीद बिक्री कर रहा है, तो सबको ये वित्तीय सुविधा का मतलब फिनेंशियल सपोर्ट मीन्स या फिनेंशियल सर्विसेज मीन्स क्या हो गया कि पैसे का लेन देन, लोन दे रहे हैं, है ना, उसके बाद उनको इंश्योरेंस दे रहे हैं, फिर उसके बाद उनको शेयर मार्केट में शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं वित्तीय सेवाएं, और हम लोग केवल उसमें समझते हैं लोन, केवल लोन नहीं बल्कि बहुत सारी सुविधाएं होती है। ठीक है, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र का मतलब वही होता है, बैंक भी उसी का एक पार्ट है। ठीक है, अब देखिए वित्तीय क्षेत्र में कौन कौन है, एक लाइन लिख लीजिए, कहीं कहीं लिख लीजिए इसको। इसके अंतर्गत, वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत उन संस्थानों को शामिल किया जाता है, वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत उन संस्थानों को शामिल किया जाता है जो लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। दिस इंक्लूड्स दोज इंस्टीट्यूशंस, दिस इंक्लूड्स those institutions which provide financial services to customers, जो ग्राहकों को क्या करते हैं, वित्तीय सुविधा उपलब्ध करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब इसके अंतर एक क्वेश्चन उठता है, इसके अंतर्गत हम किसको किसको शामिल करते हैं भाई? सबसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बैंक, सबसे पहले तो बैंक, सबसे पहले बैंक को हम लोग शामिल करते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया गैर बैंकिंग, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बैंक का उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है ना, लेकिन वो बैंकिंग कंपनी जैसा काम करते हैं। आपको मालूम है दोनों में फर्क क्या है? बाजार हो गया, कमोडिटी मार्केट बोलते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का फिनेंशियल सेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, आप वहां पर खरीद बेच कर रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि यू वांट टू गेन सम प्रॉफिट इंस्टेंटली। शेयर मार्केट और वायदा बाजार में लोग क्यों पूंजी लगाते हैं? तुरंत पैसा कमाने के लिए। ठीक है, हाँ, नहीं निफ्टी और इस दोनों का अलग अलग होता है, दोनों का अलग अलग। ये क्या होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? जैसे देखिए, जैसे कहने का मतलब है आप कंपनी है, तो आप डायरेक्ट तो शेयर बेच नहीं सकते हैं, तो आपको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो निफ्टी सेंसेक्स वगैरह, निफ्टी वगैरह क्या है, वही है जो आपके और पब्लिक के बीच में क्या करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है। वो केंद्र है जहां से आप बेच और खरीद रहे हैं, और उसी के आधार पे निफ्टी का रेट ऊपर चला गया। वही सारा मतलब कंट्रोल और रेगुलेट करती है, शेयर बाजार शेयर का खरीद बिक्री को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। उसी तरह वायदा बाजार भी होता है, क्योंकि अभी हम लोग ये टॉपिक नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम ये अभी केवल ये जानिए कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट, ये दोनों भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनेंशियल सेक्टर है, फिनेंशियल सेक्टर्स हैं। इसमें शेयर मार्केट में शेयर का क्या होता है, परचेज और सेल, और कमोडिटी मार्केट में वस्तु का, महंगे वस्तु, सोना, लोग सोना बेचते हैं, तेल बेचते हैं, तो वस्तुओं का
खरीद बिक्री होता है ऑनलाइन, और इसका पर्पस दोनों का क्या है? तुरंत प्रॉफिट गेन करना। लोग ऐसे भी होते हैं कि दोनों मार्केट में पैसा लगा के एक दिन में 20-20, 30-30 हजार कमाते हैं, लेकिन वही है पूरा दिन भर का समय देना पड़ता है। तो जो भी हो, ये फिनेंशियल सेक्टर्स हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब समझिए, ये तो समझ गए। हुआ क्या था कि 1991 के पहले, 1991 हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हम लोग पढ़ रहे हैं वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। तो 1991 के पहले जो था, जितने भी फिनेंशियल सेक्टर्स थे उसमें कुछ ना कुछ क्या था, कमी था। ऑल फिनेंशियल सेक्टर्स जो है सफर, ऑल फिनेंशियल सेक्टर्स जो हैं सफर फ्रॉम मेनी प्रॉब्लम्स, देयर वेर मेनी शॉर्टकमिंग्स इन फिनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर्स। मतलब देयर वेर मेनी शॉर्टकमिंग्स इन फिनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर। पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे क्या क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। समझ गए? बहुत सारी कमियां थी। जैसे बैंक में क्या क्या कमी था, हम लोग मेन बैंक लेके चलेंगे। बैंक्स में क्या कमी था? बैंक्स का जो था, समझ लीजिए पहले क्या कमी था। सीआरआर रेट, नगद आरक्षित अनुपात, पहले कॉन्सेप्ट बनाइए, काफी अधिक था, तब आपका फिर क्लियर होगा। ठीक है, क्या क्या कमी था और क्यों सुधार की जरूरत पड़ी भाई? बैंकिंग सेक्टर में और फिनेंशियल सेक्टर में क्यों रिफॉर्म का जरूरत पड़ा? तो कमी जानेंगे तब ना। तो नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो बहुत अधिक था, ठीक है। तो अब कैश रेशियो रिजर्व क्या है और बहुत अधिक था, तो क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको जानना पड़ेगा, तभी आगे आप लिख पाइएगा। चलिए हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन, हम क्या बोले, मेरा पर्पस, सबके पास नोट्स है, बाजार में बहुत नोट्स है, आप बनाए भी होंगे। मेरा पर्पस है कि छोटे छोटे चीज को क्लियर करते हुए लिखाना। चलिए अब हम लोग, सबसे बड़ा कमी तो यही था, नगद आरक्षित अनुपात, इसी को तो सुधारा गया। इसके बिना बैंकिंग क्षेत्र में क्या सुधार है, मतलब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में एग्जामिनर यदि ढूंढेगा तो ये ढूंढेगा कि आप इसके बारे में लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली अभी तक इसमें रिफॉर्मेशन चल रहा है और सर कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि सीआरआर के रेट को घटाया जाए। क्यों, पहले इसको समझिए। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है, आप कोई बता सकते हैं कि मैं बताऊं डायरेक्ट? क्या है कैश रिजर्व रेशियो? देखिए, क्यों, वाई? गलत, यही कॉन्सेप्ट आप लोग का है। देखिए ठीक, थोड़ा ठीक बोले हैं, सही बोले हैं, दो तीन कारण है। सुनिए सुनिए, सीआरआर क्या है पहले इसको समझिए। जैसे रिजर्व बैंक है, ये कॉमर्शियल बैंक है, ये क्या करती है, अपने अपने जमा पूंजी, जो उसका इन्वेस्ट, उसका जो उसके पास कैपिटल है बैंक, जिससे वो अपना बिजनेस कर रही है, उसका कुछ पार्ट को आरबीआई को रिजर्व रखना पड़ता है। और ये कितना परसेंट उसके पास रिजर्व रखना है, ये आरबीआई डिसाइड करती है। मतलब मान लीजिए कि ये बिजनेस स्टार्ट कर रही है 10 लाख से, और सपोज दैट कि आरबीआई ने डिसाइड किया कि तुमको 20% मेरे पास रखना पड़ेगा, तो इसको इसको इसीलिए इसको रिजर्व बोलते हैं, पहले समझिए, रिजर्व रेशियो। तो इसका 20%, मतलब 10 लाख का 20%, 20% है ना, मतलब हो गया आपका, मतलब 20,000 रुपया इसको वहां रखना पड़ेगा एज अ कैश।
उसको नगद रखना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। और वो डिसाइड कौन करती है? आरबीआई। मतलब कि हम इसको कह सकते हैं कि बैंक द्वारा जो है अपनी पूंजी का जितना भाग क्या है, जो रिजर्व बैंक के पास कैश रूप में जब रिजर्व रखना पड़ता है वही सीआरआर कहलाता है। द कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड, द कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड, हम सब लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए। होल्ड सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व इन आरबीआई। और ये जो रखती है उन, एक तो पहला चीज नगद। अब देखिए यहीं से आपको कॉन्सेप्ट बनेगा, एक तो कैश होगा, दूसरा समझिए, एक ये बैंक जो है इसको कभी नहीं निकाल पाएगी। ऐसा नहीं कि इसके पास घटेगा तो क्या होगा, वो मांग लेगी, बोलेगी दो हमको, घट गया हम फिर से बिजनेस करेंगे। नो, ना तो बैंक उसको फिर से लोन के रूप में दे सकती है, ना इसका यूज इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर सकती है, और ना ही आरबीआई इसको कोई इस पर इंटरेस्ट देती है। याद रखिएगा, ये बस डिपॉजिट है। तो इसका क्या क्या फीचर हो गया, एक तो कैश होगा, दूसरा एक डिफिनिट रेशियो में बैंक के पास रिजर्व होगा, तीसरा फर्दर इट कांट बी यूज्ड इन फर्दर बिजनेस और फर्दर इन्वेस्टमेंट। ये कमर्शियल बैंक इसका और आरबीआई भी कोई नहीं कर सकता है इसको, ना तो क्या है किसी इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी बैंक, हम केवल ये नहीं बोल रहे कि ये कमर्शियल बैंक, आरबीआई भी इसको नहीं कर सकता है। कांट यूज, एनी बैंक कांट यूज दिस रिजर्व रेशियो इन फर्दर बिजनेस और फर्दर क्या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और वो दोनों बैंक, मतलब बैंक कांट बी उसको प्रोवाइड एनी लोन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजर्व, इस रिजर्व के आधार पे बैंक लोन भी नहीं दे सकती है। अब इस पर बिजनेस जब कर ही नहीं रही है तो रिजर्व बैंक इस पे इंटरेस्ट नहीं देगी, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है नगद आरक्षित अनुपात कि क्या फीचर्स है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये ब्याज रहित होता है, समझ गए? अब देखिए, अब मेरा मुद्दा ये बताना है कि इसका रेट जो है ये क्या करती है, ये क्यों रखती है? ये इसलिए रखती है कि मान लीजिए बैंक मान लीजिए नॉर्मली बिजनेस कर रही है और अचानक से क्या हुआ कि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं आ गए, ठीक है ना, बहुत सारे कस्टमर्स आ गए अपना पैसा निकालने, तब उस कंडीशन, और उसके पास पैसा नहीं है बैंक के पास, है ना, मतलब सपोज दैट, जैसे बैंक मान लीजिए यहां है, बैंक के पास मान लीजिए 10 लाख रुपया है, इसको मैथमेटिकली समझिए, और ये आरबीआई के पास, ये कॉमर्शियल बैंक है, ये रख दी मान लीजिए 2 लाख, सपोज दैट 2 लाख रुपया, ये सीआरआर है। अब ये 10 लाख रुपया से बिजनेस कर रही है, अब ये 10 लाख को क्या की, सबको लोन बांट दी, क्योंकि लोन नहीं बांटेगी तो इंटरेस्ट कैसे, जब तक उसके पास इंटरेस्ट नहीं आएगा उसका कैपिटल कैसे बढ़ेगा, तो ये बांट दी। अब एक दिन क्या हुआ, इसके पास उस समय तुरंत कैश कुछ भी नहीं है, और पब्लिक आ गया उसके पास अपना अपना पासबुक लेके कि भाई हमको पैसा निकालने के लिए दो, पैसा निकाल के दो, तो क्या बैंक बोलेगी कि मेरे पास नहीं है, हम सब लोन में बांट दिए, आई हैव नॉट मनी, है, आई गिव लोन द होल, मैंने पूरा को हम लोन दे दिए, तो ऐसा नहीं होगा। तब उस केस में क्या करेगी, फटाक से वो आरबीआई से वो पैसा को ले लेगी, मांग लेगी, फटाक से मांगेगी, बोलेगी भैया दो, हमको देना है। तो कहने का मतलब है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में सीआरआर is used by commercial bank in condition of lack of
क्या है? मनी, मतलब उसके पास पैसे की कमी जब हो गई, अभी वो दिवालिया नहीं हुआ है, कोई दिवालिया वर्ड यूज कर रहे थे, दिवालिया वाला बात तो है ही नहीं, दिवालिया तो होने होगा ही नहीं। ऐसा कभी कभी सिचुएशन आता है कि उसका डिमांड जो है ज्यादा हो जाए, पब्लिक आई और ज्यादा डिमांड कर ली, तो ये वर्ड देखिए, यही सब छोटे छोटे चीज गड़बड़ है। आप कहाँ पढ़ लिए कि दिवालिया होने पे इसका यूज होता है? नो, बैंक दिवालिया हो ही जाएगा तो फिर रिजर्व उसको बैंक क्यों देगा? बैंक, रिजर्व बैंक ऐसा करके रखता है कि दिवालिया ना हो। आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक क्रिटिकल सिचुएशन में, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो भी सुनिए, वो भी एक मेथड है, ये भी मेथड है। हाँ सुनिए ना, ये भी, एक मिनट, मेरे को पता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब है, वो समझ, अभी समझिए ना, क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन है ना? जब क्या होता है, बैंक इसको प्रोवाइड, और फिर तुरंत जमा करना पड़ता है, ये ऐसा थोड़ी ना है तुरंत, मतलब उसको उतना रखना ही रखना है, ये तुरंत के लिए होता है। चलिए आगे बढ़िए, आगे समझिए, क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज, हाँ, लेकिन दिवालिया वर्ड मत यूज कीजिए, दिवालिया का मतलब कुछ और होता है। हाँ, डूबने, बैंक वही तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो हम वर्ड यूज किए ना, क्रिटिकल कंडीशन, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन, जब सारा उपाय कर लिया नहीं है तब फिर क्रिटिकल उसको रखना है। चलिए दूसरी चीज, एक चीज याद रखिएगा, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये विदाउट इंटरेस्ट होता है, समझ गया? दूसरा चीज, आरबीआई क्या करती है, इसका यूज जो है वो क्या करती है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और मंदी, है ना, जब हमारी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करती है इसका यूज, ठीक है? जैसे आप समझिए इसको। अच्छा एक चीज मेरे को बताइए, आप ही से पूछ रहा हूं, मान लीजिए 39% सीआरआर है और घटा के बैंक 18% सीआरआर कर दी, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे? इसका जवाब दीजिएगा तो बहुत सारा चीज क्लियर होगा। कैसे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही, 100% सही बोले। होगा क्या कि सरकार जो है क्या करती है, सीआरआर को यदि घटा दी, मान लीजिए 39% से घट, बैंक जैसे मान लीजिए पहले 4 लाख जमा कर रही थी, समझिए, अब बैंक घटा दी सीआरआर रेट, तो 2 लाख ही जमा करना पड़ रहा है, तो बैंक के पास एक्सेस क्या हो गया, कैपिटल हो गया। जब एक्सेस कैपिटल हो गया तो क्या करती है, बैंक इसको बहुत लोगों को लोन देगी, लोन देगी। अब लोन देगी तो क्या होगा, जब लोन, चूंकि उसके बैंक के पास तो बहुत हो गया पैसा, अब लोन बांटेगी जिसको तिसको, अब लोन जब बांटेगी तो पैसे का मूल्य घट जाएगा, द प्राइस ऑफ मनी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की स्थिति आएगी। आप लोग इन्फ्लेशन पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, मैं उसको भी आगे समझाऊंगा, अभी फिलहाल ये समझिए, ठीक है? तो इसीलिए बैंक जो है इस सीआरआर के द्वारा, मतलब ओवरफ्लो ऑफ मनी को रोकती है, ओवरफ्लो ऑफ मनी को रोकती है, ठीक है?
अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि महंगाई बढ़ जाता है, तो मतलब आप एक तरह से महंगाई भी उसी से जुड़ा हुआ है, मुद्रास्फीति से ही। मतलब आप कह सकते हैं कि दो काम करती है, एक तो क्रिटिकल सिचुएशन में बैंक को सपोर्ट करती है, कमर्शियल बैंक्स को, और दूसरा क्या करती है कि वो जो है इन्फ्लेशन को, मतलब फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट को कंट्रोल करती है, जिससे क्या होता है, मुद्रास्फीति कंट्रोल रहता है। तो इसीलिए सीआरआर को क्या है। और तीसरी बात, सीआरआर के द्वारा ही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सबको फिक्स करती है। ठीक है, तो यहां पर जो सुधार हुआ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, उसमें यही हुआ सबसे पहले कि ये जो सीआरआर है उसको घटाया जाए। तो ये सब टर्म्स आप समझिए, फिर आगे लिख पाइएगा। एक है एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात। चूंकि हम ये सब यूज करने वाले हैं, इसलिए हम पहले टर्म्स को समझा रहे हैं, तब आप आराम से लिखिएगा। एसएलआर, स्टेचुअरी है ना, लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है, आप कोई बता सकते हैं क्या? नहीं, कैश, नो नो नो, कैश भी होता है, कैश भी होता है। देखिए, ये आरबीआई के पास, यही सब कंफ्यूजन को दूर करना है। होता क्या है कि ये जो है, जो बैंक है, ध्यान से सुनिए, दोनों में फर्क समझिएगा तो आगे बहुत कुछ लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी सब पे लिखना है आपको। ये जो है, जो कमर्शियल बैंक से है, वो लोन देने के पहले, उनको एक और, जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए बैंक है, इसके पास 10 लाख का कैपिटल है, तो ये इसमें से 2 लाख तो क्या, 2 लाख क्या की, वो सीआरआर के रूप में रख दी, और बाकी मान लीजिए 3 लाख उसको एसएलआर के रूप में रखना है। एसएलआर के रूप में अपने पास भी रख सकती है, फर्क यही है, या आरबीआई को भी के पास रख सकती है। अब यहां पर इसको एक, इसमें लिबर्टी है कि वो या तो कैश रखे, या वो क्या रखे, कमोडिटी गोल्ड रखे, 3 चीज, या गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूति। फर्क यही है। सीआरआर में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है क्या है, कैश रखती है, और एसएलआर में कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखती है। तीनों रख सकती है। वो रिजर्व बैंक के पास भी रख सकती है, अपने उस पे डिपेंड करता है, और ये रेट जनरली ये भी रेट आरबीआई ही डिसाइड करती है, लेकिन कभी कभी कुछ बैंक्स जो हैं खुद भी रखते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, वो अपने भी रखते हैं। जैसे अभी एग्जांपल में आपको बताऊं, ये एक्चुअल में अभी कितना रेट है एसएलआर, कितना रखना होता है? 18% है, 18%, लेकिन कुछ बैंक का एसएलआर 26% भी है, याद रखिएगा। तो सीआरआर एकदम फिक्स है, आरबीआई का मानना है, एसएलआर का फिक्स नहीं है। अच्छा, एक चीज और, यदि वो आरबीआई के पास रखती है, मान लीजिए उसको मन किया आरबीआई के पास रखने का, तो आरबीआई उसको इंटरेस्ट देगी, ठीक है। आपको एक चीज पता है ना, आरबीआई नोट छापने के पहले क्या करती है, गोल्ड अपने पास रिजर्व रखती है कि नहीं? रखती है ना, एसडीआर। तो ये जो है अपना पैसा को ना, वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकता है ये बैंक, और उसके लिए क्या है, रिजर्व बैंक जो है उसको इंटरेस्ट देती है। तो फर्क समझ गए दोनों में, ठीक है। तो बैंकिंग क्षेत्र में क्या था, ये दोनों का रेट बहुत हाई था,
मतलब 1991 के पहले CRR रेट और SLR रेट बोथ आर वेरी हाई। सबसे पहला ये डिफॉल्ट था, जिसके वजह से जो वित्तीय क्षेत्र थे वो क्या था, बहुत वीक हो गया था, कमजोर। अब कमजोर कैसे हुआ समझिए, पहले मेरा समझिए क्या था। आपको पहले लिखना पड़ेगा कि 1991 के पहले क्या सिचुएशन था, और 1990 जब सिचुएशन को समझिएगा तभी समझ में आएगा कि हम कैसे सुधार करेंगे उसमें, क्या क्या किया गया सुधार करने के लिए, क्या रिफॉर्म्स किए गए उसमें। तो इसीलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि 1991 के पहले हम लोग का क्या था, CRR रेट और SLR रेट दोनों बहुत हाई था। जब हाई हुआ तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो बैंक के पास सारा पैसा किसके पास जमा हो गया, RBI के पास। और जो बैंक था कितना परसेंट था मालूम है, 39% था। 39% था आपका SLR, और CRR भी 15% था। सोचिए SLR 39% था, CRR भी 15% था, तो ये बहुत हाई था, जिसकी वजह से बैंक का अपना कैपिटल कम हो गया। अब जब कैपिटल कम हो गया तो वो क्या करने लगी, लोन जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लोन है या मनी है वो कम हो गया। जब कम हो रहा था तो बैंकिंग सेक्टर लॉस में जा रही थी, क्योंकि किसी को लोन ही नहीं देगी, कर्ज नहीं देगी, इंटरेस्ट नहीं कमाएगी तो कैसे चलेगा बैंक। तो एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट था। तो कहने का मतलब है कि बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर्स में एक बहुत बड़ा ये डिफॉल्ट था कि रेट जो था वो बहुत हाई था। ठीक है, दूसरा डिफॉल्ट 1991 के पहले क्या था, इसको समझिए। पहले डिफॉल्ट समझिएगा तभी आप क्लियर होगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने 1998 के पहले क्या था, एक पॉलिसी अपनाई थी। उस पॉलिसी का नाम है आपका फिस्कल एक्टिविज्म। फिस्कल एक्टिविज्म पहला, बोलिए पहला प्रॉब्लम समझ गए ना, क्या था, क्या था, CRR SLR के रेट बहुत हाई थे, जिसके कारण the rate of CRR and SLR were very high. Due to this, banks were unable to distribute loan to other sectors as like agriculture, industry. मतलब उनका जो एक्सचेंज था वो बहुत कम था, जिसके वजह से वो लॉस में जा रहे थे। दूसरा, फिस्कल, आप देखिए ना, पहले एक कार लेना, बाइक लेना कितना टफ था, क्योंकि बैंक लोन देती ही नहीं थी, कैसे देगी, उसके पास अपना कैपिटल तो कम है, सारा तो जमा कर दी रिजर्व बैंक को, तो रहेगा तब ना। लेकिन अब देखिए, अब किसी के लिए कार लेना, बाइक लेना चुटकी का काम हो गया है, इजी वे में आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बैंक के पास बहुत अपना कैपिटल है। अभी CRR 4% है, मतलब सोचिए कि पहले कितना ज्यादा था। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। दूसरा, सरकार ने 1991 के पहले वित्तीय क्षेत्र में फिस्कल एक्टिविज्म की पॉलिसी को अपनाई थी। फिस्कल एक्टिविज्म, ठीक है। अब ये क्या है फिस्कल एक्टिविज्म भाई, जिसको बोलते हैं राजकोषीय सक्रियता। जब ये मतलब जब जांच किया जाने लगा, इस क्षेत्र में रिसर्च किया जाने लगा कि भाई क्यों फिनेंशियल सेक्टर्स और बैंक इतने लॉस में जा रहे हैं, तो उसका एक ये भी कारण था, फिस्कल एक्टिविज्म। ये क्या है मालूम है किन्हीं को, व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल एक्टिविज्म? आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो मेंस दे रहे हो तो किए होंगे ना, क्या बोलिए,
इसको भी दूर करना मेन मकसद था, इसको भी दूर करना था। ये देखिए है क्या, इसको समझिए, समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब होता है नहीं, चलिए समझिए, सरकार का जो खर्चा होता है उसको तो जान रहे हैं, सार्वजनिक व्यय बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये जानते हैं कि नहीं आप लोग? एक्सपेंडिचर हुआ क्या कि चूंकि उस समय हम अभी तुरंत बोले कि बैंकिंग सेक्टर और फिनेंशियल सेक्टर बहुत वीक था, बहुत कमजोर था, तब क्या की सरकार ने अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए, अपने सार्वजनिक व्यय को फुलफिल करने के लिए बहुत कम रेट पर, मतलब क्या की बैंक को बोली, ये बैंक है, ये आरबीआई है, बोली कि तुम भाई कम रेट पर क्या करो, कम रेट पर जो है वो लोन को बांटो जितना हो सके। और खास करके जो है किसको बांटने लगी? एग्रीकल्चर सेक्टर, उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों को कम रेट पर जो है लोन प्रोवाइड करने लगी। ठीक है, कम रेट पर, जब कम रेट पर लोन प्रोवाइड करने लगी तो क्या हुआ, और उस लोन, कम रेट पर लोन देके क्या की, वो अपने मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा था उसको कलेक्ट करने लगी। और इस तरह क्या हुआ कि कम रेट पर ऑन पॉन भाव में जब देने लगी तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ बैंक को, और बैंक धीरे 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 क्या होने लगे, लोन भी बांटने लगी और उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए धीरे धीरे वो बैंक और फिनेंशियल सेक्टर लॉस में जाने लगे। और इसी पॉलिसी को बोलते हैं राजकोषीय सक्रियता, मतलब एक्टिव रहना है, किसी भी तरह एक्टिव रहना है और अपने एक पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करना है, फुलफिल करना है। तो जब क्या हुआ, जब देखा गया कि इस तरह का प्रॉब्लम है मार्केट में, तो ये भी, इसको भी दूर करने का प्रयास किया गया रिफॉर्म में। ठीक है, तो दो हो गया, एक क्या, हाँ लोन माफी, वही है, लोन माफ भी कर दिया, सब्सिडी दिया जाने लगा, लोन माफ कर दिया जाने लगा, तो बैंक को घाटा होने लगा। वही चीज है, वही हम बोलने जा रहे हैं कि लोन माफ जो होने लगा ना वो, और इसी का राजकोषीय सक्रियता नीति का मतलब यही हो गया कि लोन को कम रियायती दर पे बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन है ना, एट वेरी कंसेशनल रेट, लिख लीजिए कहीं पर, राजकोषीय सक्रियता मतलब लोन, ऋण को बैंकों द्वारा रियायती दर पर ऋण को बांटा जाने लगा। और राजकोषीय सक्रियता का ही एक पार्ट था प्रत्यक्ष ऋण योजना। ये एक क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट लोन स्कीम, डायरेक्ट लोन स्कीम में एकदम सब्सिडी पर, एकदम कम रेट पर लोन दिया जाने लगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या था, बैंक में क्या था। थर्ड देखिए, इसका थर्ड जो डिमेरिट था 1991 के पहले, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट था, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में सुधार की जरूरत पड़ी। 1980 तक देश में 20 नेशनलाइज्ड बैंक थे और इन नेशनलाइज्ड बैंक्स के कई ब्रांचेस थे और सारे ब्रांच को है ना कंट्रोल करना और रेगुलेट करना बहुत टफ था। और जिसके वजह से क्या था कि बैंक सही से काम, उनका जो कैपेबिलिटी था वो सही से उभर के नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना को रेगुलेट करना थोड़ा टफ था। तीसरी बात कि ये न्यू टेक्निक, इनमें नवीन तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा रहा था।
तो जो काम जो खत्म कार्य निष्पादन मतलब वर्क परफॉर्मेंस जो था वो भी बहुत वीक था, क्योंकि सब मैनुअल था, टेक्निकल कुछ काम नहीं हो रहा था। समझ रहे? तो ये भी एक डिमेरिट है, ये भी बैंकिंग सेक्टर के पिछड़ने का एक कारण था। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे ऐसे क्या थे, कमी थे। तो 1991 के पहले क्या था, बैंक में ये सब कमी था, और उन कमी को दूर करने के लिए ही बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म किया गया। अब चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है फॉर क्या मेंस के लिए। क्वेश्चन आएगा वित्तीय, लिखिए सब लोग, वित्तीय और बैंकिंग सुधार का क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स? वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का क्या तात्पर्य है? और लिखिए अगला क्वेश्चन, उसी में फिर जोड़ सकता है, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के कारणों का वर्णन करें। एक क्वेश्चन और, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के कारणों, क्या कारण है का वर्णन करें। डिस्क्राइब अबाउट द मेन कॉजेज ऑफ फिनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। फिनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। और अगला क्वेश्चन लिखिए, भारत में नई आर्थिक नीति के तहत, भारत में नई आर्थिक नीति के तहत वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों का वर्णन करें। नई आर्थिक नीति के तहत भारत में वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों का वर्णन करें। डिस्क्राइब अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ फिनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर done by Indian government under न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति के तहत, अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इतने क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, और हमको लग रहा है कि सेक्शन सी में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन सी में 4 ही चीज है। एक तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का सारा डिटेल, दूसरा बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म, तीसरा एग्रीकल्चर रिफॉर्म, और चौथा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपको यही 2-3 न्यू इकोनॉमिक, उससे भी कुछ बहुत क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना, मतलब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, आपको ये 2 सेक्टर बच रहे हैं। ठीक है, तो पहला लिखिए, पहला के बारे में लिखाएंगे। लिखिए 1991 के पूर्व, 1991 के, सब लोग लिखिए 1991 के पूर्व भारत के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में कई कमियां मौजूद थी, जिस कारण वित्तीय संस्थानों की गुणवत्ता और संचालन की क्षमता प्रभावित हो रही थी। बिफोर 1991 AD, there were many shortcomings
there were many shortcomings in India's financial and banking sector. There were many shortcomings in India's financial and banking sector, due to which the quality and operational efficiency, due to which the quality and operational efficiency of financial institutions, due to which the quality and operational efficiency of financial institutions were being affected, 1991 ईस्वी में जब देश में आर्थिक नीति लागू की गई, 1991 ईस्वी में जब देश में आर्थिक नीति लागू की गई, 1991 ईस्वी में जब देश में आर्थिक नीति लागू की गई, तो देश के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। तो देश में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। इसी कारण लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, in 1991 when the new economic policy was implemented in the country, in 1991 when the new economic policy was implemented in the country, लिखे 1991 में जब देश में नई आर्थिक नीति लागू हुई तो देश के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। तो देश के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। द नीड फॉर, आगे लिखिए, द नीड फॉर रिफॉर्म्स वाज फेल्ट, द नीड फॉर रिफॉर्म्स वाज फेल्ट in the financial and banking sector, in the financial and banking sector of the country. ठीक है, इसी कारण वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को, इसी कारण वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को नई आर्थिक नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी गई। उसका एक पार्ट था। जब आप लिखिएगा नई आर्थिक नीति का प्रभाव, तो यह भी लिखा जाता है। इसी कारण वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को नई आर्थिक नीति का एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी गई। फॉर दिस रीजन रिफॉर्म्स इन, for this reason reforms in financial and banking sector were recognized as the integral part of new economic reform policy। समझ गए, साथ में जोड़ दिया गया। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, हम सुधार के बारे में बताएंगे। सुधार का मतलब क्या है? वास्तव में वित्तीय क्षेत्र में सुधार का तात्पर्य, लिखिए, वास्तव में वित्तीय क्षेत्र में सुधार का तात्पर्य बैंकिंग प्रणाली, कॉमा दीजिएगा, वास्तव में वित्तीय क्षेत्र में सुधार का तात्पर्य बैंकिंग प्रणाली, कॉमा पूंजी बाजार। पूंजी बाजार का मतलब जहां से पूंजी को लाया जाता है, पूंजी बाजार का ही हिस्सा है शेयर बाजार और वायदा बाजार, याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जहां से पूंजी जुगाड़ किया जाता है। तो पूंजी बाजार, ब्रैकेट में लिख लीजिए, शेयर बाजार, वायदा कारोबार बाजार, पूंजी बाजार, सरकारी ऋण बाजार,
विदेशी मुद्रा बाजार, सबका अपना बाजार होता है, इत्यादि में सुधार के लिए उठाए गए, इत्यादि में सुधार के लिए उठाए गए कदमों से है। फिर से मिलाइए, वास्तव में वित्तीय क्षेत्र में सुधार का तात्पर्य बैंकिंग प्रणाली, पूंजी बाजार, सरकारी ऋण बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार इत्यादि में सुधार के लिए उठाए गए कदमों से है। सुधार के लिए उठाए गए कदमों से है। इंग्लिश में लिखिए, in fact reform in the financial sector, in fact reform in the financial sector refers, reform in the financial sector refers to the steps taken to improve the banking system, capital market, बैंकिंग सिस्टम, कैपिटल मार्केट ब्रैकेट में लिख लीजिए, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, गवर्नमेंटल डेबिट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट etc। इनमें जो सुधार किए गए वही वित्तीय और बैंकिंग से सुधार। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था, सुनिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव जो था इसका था, लिखिए, इसका मुख्य उद्देश्य, सुन लीजिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो बैंक का जो घरेलू बचत है, बैंक घरेलू बचत को बढ़ावा देना, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उसको डिपॉजिट करें, मतलब क्या करें, सेविंग करें, और सेविंग करके बैंक में जमा करें, और बैंक फिर उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी वर्क में लगाए, ताकि देश के का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू बचत को बढ़ावा देना तथा घरेलू बचत को बढ़ावा देना, मेन पर्पस यही है, तथा उन बचतों का, घरेलू बचत को बढ़ावा देना तथा उन बचतों का उत्पादक क्षेत्र में उपयोग सुनिश्चित करना था, उत्पादक क्षेत्र में उपयोग सुनिश्चित करना था। इसका मुख्य उद्देश्य, फिर से मिलाइए, इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू बचत को बढ़ावा देना तथा इसका उत्पादक क्षेत्रों में उचित उपयोग सुनिश्चित करना था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज रिफॉर्म्स इज टू promote domestic savings and ensure proper utilization of those savings in productive sectors, तो ये आप इतना लिखिएगा, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। अब इसके कारण, the main causes of financial and banking sector reforms are given below। वास्तव में क्या थे? बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के हेतु कई कारण उत्तरदायी थे। लिखिए, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु कई कारण उत्तरदायी थे। Many reasons are responsible for the reformation of financial and banking sectors in India। अब देखिए, पहला कारण क्या था? पहला, निजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखिए,
प्राइवेटाइजेशन में क्या था, निजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेट का एक मेन कंपोनेंट प्राइवेटाइजेशन था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, निजी क्षेत्र की भागीदारिता, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना। अब जब निजी क्षेत्र जो है आर्थिक क्षेत्र में घुसेगा तो वो उसके पास इतना कैपिटल नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको एक इंडस्ट्री लगाना है और मेरे पास इंडस्ट्री लगाने में टोटल मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, सपोज दैट 1 करोड़ की जरूरत है। अब हर आदमी के पास इतना तो पैसा हो नहीं सकता है। मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमशीलता है, लेकिन कैपिटल नहीं है। आई हैव एंटरप्रेन्योरशिप बट आई हैव नॉट कैपिटल। मेरे पास उद्यमशीलता है, सब कुछ है, मैं अच्छा मैनेजमेंट कर सकता हूं, मैं अच्छा प्रोडक्शन कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, उसको अच्छे से उसका उद्योग इंडस्ट्री को चला सकता हूं, लेकिन आई हैव नॉट कैपिटल, सफिशिएंट कैपिटल। तब हम क्या करेंगे, हम बैंक से लोन लेंगे या किसी वित्तीय संस्थान से लोन लेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब निजीकरण की प्रक्रिया आई तो ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट किया गया। प्राइवेट सेक्टर्स आर प्रमोटेड टू इन्वेस्ट द कैपिटल इन डिफरेंट इकोनॉमिकल सेक्टर्स। मतलब लोगों को क्या किया गया, प्रेरित किया गया कि आप पूंजी निवेश कीजिए, और पूंजी के लिए वो बैंक के पास जाने वाली थी। जितनी भी निजी कंपनियां हैं बैंक के पास जाने वाली थी कि भाई हमको दो, हम इन्वेस्ट करेंगे, हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। जबकि इस समय तक, सुन लीजिए ध्यान से, इस समय तक बैंक में क्या था, समझे आप प्रोसेस, किस तरह रिफॉर्म में, बैंकिंग रिफॉर्मेशन को प्राइवेटाइजेशन ने प्रमोट किया। प्राइवेटाइजेशन के कारण भी बैंक को सुधारने का और फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सुधारने की जरूरत पड़ी। इसका कारण यही लिखिएगा कि निजीकरण के कारण, सुन लीजिए पहले, निजी क्षेत्र की भागीदारी अर्थव्यवस्था में बढ़ी और वो पूंजी निवेश के लिए बैंक के पास जाने वाले थे, बैंक से पूंजी की मांग करने वाले थे, और बैंक के पास, बैंक उतना स्ट्रांग नहीं था, उसका पॉलिसी उतना फ्लेक्सिबल नहीं था, उसकी नीति इतनी लचीली नहीं थी, क्योंकि सारा कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही थी। प्लस रेट, बैंक जो इंटरेस्ट रेट है वो सारा नॉर्म आरबीआई का था, बहुत वो मतलब वो कंट्रोल वे में था। तब तक संभव नहीं था जब तक इसमें सुधार न किया जाए। तो लिखिए पहला मेन कारण निजीकरण की प्रक्रिया। 1991 के, लिखिए 1991 के नई आर्थिक नीति के तहत निजीकरण की प्रक्रिया, 1991 के नई आर्थिक नीति के तहत निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। बोरिंग लग रहा है क्या आप लोग को? हेलो, साइंस, मेरे से साइंस पढ़ने का आदत है तो पता नहीं इकोनॉमिक्स अच्छा लग रहा है कि नहीं, भगवान जाने। जहां प्रॉब्लम है बोलिएगा बेझिझक। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, बोलिए। आ रहा है ना? इसके पहले आपने नोट्स बनाया होगा, पता नहीं कैसे बनाया है ना? यदि मिला के पढ़ लीजिएगा होगा अच्छा नोट्स, तो इसको मिला के आराम से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन समझिए, हम जो पहले इंट्रोडक्शन दिए, मेरा पर्पस वही था कि आप समझिए कि बैंक में क्या प्रॉब्लम था, फिनेंशियल सेक्टर में क्या प्रॉब्लम था। देखिए इसमें हम लोग केवल बैंक का ही चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक एक मेन पार्ट है फिनेंशियल सेक्टर का, इसीलिए हम लोग इस पर पहले फोकस्ड होंगे, फिर और भी जो चेंजेस हुए हैं और जगह वो सब भी करेंगे। पहले एक फुल लेंथ ये क्वेश्चन बना लीजिए। तो लिखिए, पहला लिखिए, 1991 के नई आर्थिक नीति के तहत निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।
अतः भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में, इंग्लिश वाले लिखिए, इंग्लिश वाले लिखिए, द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन वॉज स्टार्टेड, द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन वॉज स्टार्टेड अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. The process of privatization was started under the new economic policy of 1991. ठीक है, अतः लिखिए, अतः अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में, अतः अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने वाली थी। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने वाली थी। गवर्नमेंट को पता था अब निजी क्षेत्र वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र से, अब निजी क्षेत्र वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र से भारी विनियोज्य, विनियोज्य मतलब कि फिर से निवेश करने वाले थे, पूंजी। अभी जो बताया ना कि उनको कहीं इन्वेस्ट करना है, उनके पास उतना कैपिटल नहीं है, लेकिन उनके बाद देखिए वो केवल अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बदौलत, उद्यमशीलता के बदौलत वो चाह रहे हैं कि लगाएंगे, तो कैपिटल बैंक से मांगेंगे ना। तो लिखिए विनियोज्य पूंजी की मांग करने वाले थे। Therefore, लिखिए therefore the participation of the private sector, therefore the participation of the private sector in every sector of Indian economy, in every sector of Indian economy was going to increase, was going to increase. Now the private sector was going to demand, now the private sector was going to demand huge investable capital. Now the private sector was going to demand huge investable capital from the financial and banking sector, from the financial and banking sector. लिखे अब जो है निजी क्षेत्र खूब डिमांड करने वाली थी। इस कारण भारत के संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र के पुनर्गठन, भारत के संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस हुई। फिर से मिलाइए, इस कारण भारत के संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस हुई। ड्यू टू दिस the need for reconstructing the entire financial sector of India was felt. Due to this, फिर से मिलाइए, due to this the need for reconstructing the entire financial sector of India was felt. ये पहला कारण था। दूसरा कारण बैंकिंग और वित्तीय संस्थान में सुधार करने का दूसरा जो कारण था वो था नियोजित अर्थव्यवस्था प्रणाली। दूसरा कारण था प्लान्ड इकोनॉमी सिस्टम। प्लान्ड इकोनॉमी सिस्टम, इसको समझिए, प्लान्ड सिस्टम। आपको पता है ना, इंडिपेंडेंसी के बाद भारत में प्लान्ड इकोनॉमी सिस्टम की शुरुआत की गई। मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो नियोजित प्रणाली था वो किस मॉडल पर आधारित था? इसको रिकमेंड किसने किया था? सब इसके बारे में किसने? एकदम सही बोले, महालनोबिस ने इसको रिकमेंड किया था। बाद में और भी लोग थे, लेकिन महालनोबिस ने रिकमेंड किया था। तो ये प्लान्ड इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या था? कुछ ईयर के लिए प्लान पहले ही बना लिया जाता था, जिसको 5th ईयर प्लान आप बोलते हैं,
और उस प्लान के तहत जितने भी डेवलपमेंट पॉलिसीज थे, जितने भी पैसा इन्वेस्टमेंट था, सब करना था। 80 के दशक तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन 80 के बाद इसमें बहुत सारी कमियां होने लगी। आफ्टर 80s देयर वेर मेनी लूपहोल्स इन प्लान्ड इकोनॉमी पॉलिसी। 80 तक बहुत अच्छे से चला, लेकिन 80 के बाद तभी तो हम लोग इसको हटा दिए और हटा के क्या बनाया, नीति आयोग। अब है, आप बताइए, फिर ऑब्जेक्टिव है कितना ये प्लान्ड इकोनॉमी जो सिस्टम है उसमें कितने 5th ईयर प्लान्स बने? हाँ, वो लास्ट था। उसके बाद क्या आ गया? हाँ, तो क्यों? क्योंकि ये सक्सेस नहीं, बाद में, शुरू में ठीक था लेकिन बाद में डिक्लाइन होने लगा। क्यों? उसका मेन कारण बता सकते हैं आप? क्यों नियोजित अर्थव्यवस्था प्रणाली को माना गया असफल 80 के बाद? यही सब चीज तो आपको छोटे छोटे चीज पकड़ने हैं। क्या एक लूप होल था सबसे बड़ा, बताइए, जिसके कारण आप लोग डिटेल पढ़े होंगे नीति आयोग, क्यों इसको असफल बोला गया 80 के बाद धीरे धीरे, और 90 2000 आते आते तो ये पूरी तरह से एक सुनी एक इसके पहले जो बोली एकदम सही बोली। इसका सबसे बड़ा फॉल्ट था लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, एकदम सही बोले आप, विकेंद्रीकरण का अभाव। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या था कि इसमें क्या था कि सेंट्रलाइज करके भेज दिया गया, बजट बना दिया गया, लेकिन गांव गांव तक के लिए इसमें स्कीम्स को प्रायोरिटी नहीं दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकृत विकास का अभाव था, ये सबसे बड़ा डिमेरिट था। ठीक है। और दूसरा, ये मैक्सिमम आप देखिएगा 5th ईयर प्लान जो अपने टारगेट को फुलफिल कर पाया हो, मैक्सिमम जो है अनसक्सेस होते थे। जितना प्लान किया जाता था उतना टारगेट को अचीव नहीं किया जा पाता था। हमको लग रहा है 1-2 ही जो है वो सक्सेस है, जैसे 8वीं पंचवर्षीय योजना सक्सेस थी, ठीक है, 9वां भी शायद था, ऐसे कुछ 1-2 थे, बाकी सब टारगेट को अचीव, तो 2 बहुत बड़ी कमी थी। और इसका सीधा असर वित्तीय संस्थान पर भी तो था, क्योंकि जब इकोनॉमी जो नीति बना, पॉलिसी बने डेवलपमेंट के प्लानिंग्स, उसके अनुसार तो काम नहीं किया, तो इकोनॉमी बैकवर्डनेस की ओर चला गया, पिछड़ता गया, तो फिनेंशियल सेक्टर पे ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको भी एक कारण माना गया बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में सुधार का। तो लिखिए इसको, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंसी, India adopted a planned economy system. India adopted a planned economy system to achieve the goal of rapid economic development. To achieve the goal of rapid economic development. But in the mid 80s, ऐसे लिखिएगा, mid 80s मतलब 80 के दशक के मध्य में, एंड अर्ली 90s और 90 के दशक के प्रारंभ में, अर्ली EARLY अर्ली 90s, देखिए, लेकिन 80 के दशक के मध्य में
बट हाँ बोल रहे हैं बट इन द मिड 80s in the mid 80s and early 90s in the mid 80s and early 90s लेकिन 80 के दशक के मध्य में व 90 के दशक के शुरुआत में इसमें कई कमियां उभरने लगी, इसमें कई कमियां उभरने लगी। लिखिए इंग्लिश में many shortcomings began to emerge, many shortcomings began to emerge, many shortcomings began to emerge in this model, in this system लिखिएगा in this system। जैसे क्या क्या कमी उभरने लगी भाई, जैसे विकेंद्रीकृत नीतियों का अभाव, उतना ही से समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि आप क्या लिखे हैं। विकेंद्रीकृत नीतियों का अभाव, कॉमा नियोजित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता, नियोजित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता, such as failure to achieve, such as failure to achieve the goals of, failure to achieve the goals of planned economy, comma lack of decentralized policies, lack of decentralized policies etc। इसी कारण इंग्लिश में, हिंदी में फिर से मिलाइए, लिख ले। लेकिन 80 के दशक के मध्य में और 90 के दशक के शुरुआत में इसमें कई कमियां उभरने लगी थी, जैसे विकेंद्रीकृत नीतियों का अभाव, विकेंद्रीकृत नीतियों का अभाव, नियोजित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता, नियोजित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता। इंग्लिश में ही बोल दे, लिख लिए, चलिए। अतः इन कमियों को दूर करने हेतु, अब ये कमी कैसे दूर हो गई, इन कमियों को दूर करने हेतु वित्तीय क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। अतः इन कमियों को दूर करने हेतु, क्योंकि देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को कौन इंप्लाई कर सकता है एक्चुअल में, फिनेंशियल सेक्टर और बैंक। फिनेंशियल सेक्टर में अभी देखिए बहुत सारे माइक्रो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो छोटे छोटे ऋण को भी देते हैं, छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से सुनिए, जब डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी आएगा देश में तो बैंक और जो इकोनॉमिकल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज पॉलिसी में क्या है कि सेंटर से पैसा आएगा, फिर उसको बहुत सारे सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करते हैं, फिनेंशियल सेक्टर ही तो करते हैं। आम पब्लिक ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट, हमको और आपको नहीं, बल्कि ऑल फिनेंशियल सेक्टर्स को, बैंक्स को, लैंड बैंक को, कॉर्पोरेशन बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक्स को। तब इनका रोल बढ़ने वाला था, जब रोल बढ़ने वाला था तो रिफॉर्म की जरूरत होगी कि नहीं, बोलिए, होगी ना, बैंकिंग का रिफॉर्म। हाँ तो लिखिए, हाँ इन कमियों को दूर करने हेतु वित्तीय क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता थी। इन कमियों को दूर करने हेतु, लिखिए, इन कमियों को दूर करने हेतु वित्तीय क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता थी। देयरफॉर there was a need for reforms, therefore there was a need for reforms in the financial sector,
in the financial sector to overcome these shortcomings, to overcome these shortcomings. थर्ड लिखिए, पॉलिसी ऑफ फिस्कल एक्टिविज्म। इस पर तो लिखिए, राजकोषीय सक्रियता की नीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पता है आप लोगों को 1991 में एक फिनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म के लिए कौन सी कमिटी बनी थी, बताइए। हाँ, क्या आप लोग एग्जाम दे रहे, बताइए। ऐसे नरसिम्हा कमेटी, और उसने पता है इसका पूरा विरोध किया था, बोला था कि, और उसने ये भी बोला था कि ये सबसे बड़ा कारण है बैंक को डुबाने का, ये सबसे बड़ा कारण है फिनेंशियल सेक्टर को बैकवर्डनेस में लाने का। ठीक है, सरकार बैंक को दे दी थी यथा छूट की लोन बांटो, डायरेक्ट लोन स्कीम के तहत। ठीक है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर रही थी। जैसे ठीक है, लोन मान लीजिए आप बांट रहे हैं, तो लोन का जो इंटरेस्ट आ रहा है जो भी है उसको आप प्रोडक्टिव वर्क में लगाएंगे तब ना, वो तो सार्वजनिक व्यय को पूरा कर रही थी। तो राजकोषीय सक्रियता क्लियर हुआ कि नहीं ये वर्ड? राजकोषीय सक्रियता का मतलब है कि अपने राजकोष को फुलफिल करने के लिए, अपने फिस्कल है ना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कॉन्सेशनल रेट पर लोन को बांटना और डायरेक्ट लोन स्कीम चलाना। तो कहीं पे लिख लीजिए, इसका परिणाम हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, है ना, कि ये जो है डायरेक्ट लोन जो स्कीम था, प्रत्यक्ष ऋण योजना में क्या हो रहा था, बैंक कम से कम रेट पर सब्सिडी पर लोन बांट रही थी, सब्सिडी दे रही थी कि भाई हम इतना देंगे, इतना छूट हो जाएगा, इतना तुमको भरना पड़ेगा। हम तुमको 1 लाख देंगे, तुम 20,000 मत भरो, 80,000 भरो। यही सब्सिडी हो गया, और समझ गए, तो ये हो गया। तो इसी के तहत बैंक वगैरह बहुत दिवालिया होने के कगार पे थे, और बहुत सारे फिनेंशियल जो है इंस्टीट्यूशंस वो भी एकदम बंद होने के कगार पे थे। तो लिखिए, द गवर्नमेंट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ फिस्कल एक्टिविज्म फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंसी। ऐसे भी लिखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंसी द गवर्नमेंट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ फिस्कल एक्टिविज्म फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिखिए, राजकोषीय सक्रिय समझा दें। हाँ लिखवा रहे, सरकार ने, लिखिए, राजकोषीय सक्रियता की नीति। लिखिए, सरकार ने आर्थिक विकास हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, सरकार ने आर्थिक विकास हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजकोषीय सक्रियता की नीति को अपनाया। द गवर्नमेंट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ फिस्कल एक्टिविज्म फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंसी। इसके तहत सॉरी इसके तहत मत लिखिए, फिर काटिए उसको। उस समय भारत में वित्तीय बाजार कमजोर थे, वित्तीय बाजार कमजोर थे। उस समय भारत में वित्तीय बाजार कमजोर थे, उस समय भारत में वित्तीय बाजार कमजोर थे। एट दैट टाइम द फिनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया वेयर वीक, द फिनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया वेयर वीक। जो भारतीय बाजार थे वो क्या थे, कमजोर थे, और वे और सरकार
और सरकार वित्तीय बाजार से सार्वजनिक व्यय हेतु धन जुटाने में असमर्थ थी। सार्वजनिक व्यय हेतु धन जुटाने में असमर्थ थी। At that time, the financial markets in India were weak and hence government was unable to arrange finance from financial market for the public expenditure असमर्थ थी। इस स्थिति में सरकार इस स्थिति में बैंकों द्वारा रियायती दर पर ऋण देकर, इस कारण बैंकों द्वारा रियायती दर पर ऋण देकर धन जुटाने का प्रयास किया जाने लगा, या धन जुटाया गया, लिखिए धन जुटाया गया। For this reason, money was raised by the government for its public expenditure through loans at a concessional rate, और इसका क्या हुआ, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लिखे ड्यू टू दिस there are negative impacts on the Indian economy. Such as continuous increase in fiscal deficit, tendency of inflation, जैसे इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जैसे राजकोषीय घाटा में निरंतर वृद्धि, मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति। राजकोषीय घाटा आप लोग जानते हैं, चलिए हम आगे पढ़ाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए अगला लिखिए। अगला जो कारण था बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार का, वो अगला कारण था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। लिखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चौथा कारण नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। जब बैंक का नेशनलाइजेशन किया तो सारे बैंक गवर्नमेंट के अंडर में आ गए, और गवर्नमेंट उसको मनचाहा रूप से क्या कर रही थी, यूज कर रही थी, मनचाहा रूप से यूज कर रही थी। गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि वो अब उसका यूज
क्या कर रही थी, अपना राजस्व घाटा को कम करने के लिए कर रही थी। तो लिखिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण और बैंक सही से काम नहीं कर पा रहे थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार का इन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। और आज देखिए, गवर्नमेंट जब बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो कितना विवाद हो रहा है, कितना लोग उसका अपोज कर रहे हैं। कारण क्या है बताइए, तो क्यों लोग अपोज कर रहे हैं? बोलिए। नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, और प्लस काम का प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना? क्या क्या हाँ, ठीक बोल रहे हैं, फैसिलिटी तो कमेगा, प्लस प्रेशर भी, वर्क प्रेशर बढ़ेगा, है ना? जबकि गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको प्राइवेट कर दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जॉब सिक्योरिटी पे तो असर पड़ेगा ही। तो लिखिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार का इन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। सरकार का इन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। ड्यू टू द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ड्यू टू द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, द गवर्नमेंट got complete control over them. The government got complete control over them. अब बैंक क्या हो गया, सरकार का कैपिटल, संसाधन हो गया, सरकार मानने लगी, और उसका अनाप शनाप काम में, जैसे गरीबी उन्मूलन के लिए स्कीम चलाया जाने लगा, ठीक है, फिर अपना फिस्कल जो पॉलिसी है, मतलब अपना जो घाटा है ना, उसको कम करने के लिए यूज करने लगी, तो ये उसका मिसयूज करने लगी। प्लस एक चीज और हुआ कि आपको एक चीज पता है कि अभी बैंक रेट, पहले ब्याज दर कौन डिसाइड करता था? सरकार, गवर्नमेंट। अब कौन करता है? आरबीआई करता है, लेकिन बाजार के अनुसार। अब पता है आपको, इंटरेस्ट रेट टोटली मार्केट बेस्ड हो गया है। जैसे आप चले जाइए, होम लोन, अभी देखिएगा होम लोन पर डे घटता बढ़ता है, ये आपको पता है कि नहीं? होम लोन का रेट पर डे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यूनियन बैंक का रेट जो है 25 तारीख को 7.1% था, और 26 तारीख को घट के 6.6 हो गया। अभी देखिएगा बैंक लोन, होम लोन का, सब सारे लोन का रेट घटा हुआ है। उसका कारण यही है कि पहले था कि गवर्नमेंट बोल दी कि इतना % होना चाहिए तो होना चाहिए, अब ऐसा नहीं है। अब सारे रेट जो है, बैंक रेट आरबीआई जरूर करती है, बट अकॉर्डिंग टू मार्केट पॉलिसी, बाजार की नीतियों के अनुसार, मतलब टोटली मार्केट कंट्रोलिंग हो गया है। और ये आप हम लोग के लिए फायदेमंद है, ये हम लोग के लिए फायदेमंद है, क्योंकि मार्केट में क्या है? कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीशन है, और कंपटीशन की वजह से क्या है, हर बैंक चाहता है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले, ज्यादा से ज्यादा, मतलब उसका बेस बना। बैंक का मेन पर्पस है कि बेस को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, भले रेट कम हो। हमारे डिपार्टमेंट में भी आज वही है कि टैक्स का बेस बढ़ाओ, टैक्स रेट नहीं, टैक्स का बेस। टैक्स बेस मतलब जितने लोग जुड़ेंगे, ठीक है, उतना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। तो बैंक का भी वही पॉलिसी है कि लोन बेस बढ़ाओ, लोन का, ऋण का जो आधार है उसको बढ़ाओ, कम करेगा तब ना, रेट को कम करेगा तब ना लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे।
अब जब ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो ये टोटली कंपटीशन हो गया है। पहले कोई कंपटीशन नहीं था, सब नेशनलाइज था। गवर्नमेंट बोल दी कि इतना है तो इतना है, तभी तो पहले लोग कार लेने का मतलब है बहुत बड़ा बात। अब ऐसा नहीं है। अब देखिए एक एक घर में 5-5 कार है, एक एक घर में हर पर्सनल लोग का बाइक है। आप देख रहे ना ये चेंज हुआ है कि नहीं? ये चीज हुआ है ना। और ये सब 1991 के बाद ही हुआ, उसके पहले ये सब नहीं था। उसके पहले लोगों के पास कार और बाइक होना मुश्किल था, साइकिल को ही बहुत शान की बात समझते थे। लेकिन ये रिफॉर्म का ही कमाल है। और अब तो और आसान हो गया है लोन लेना। चलिए हम लोग कल फिर पढ़ते हैं इसको, ठीक है।